सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं अध्याय तीसरा, हमें संसद क्यों चाहिए, और यह उसका तीसरा भाग है। और इस अध्याय में हम देखने जा रहे हैं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, राज्यसभा का परिचय, और सरकार का दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तीसरा कार्य होता है कानून बनाना, और हम देखेंगे संसद में कौन लोग होते हैं। और आज आखिरी हिस्सा हम देखेंगे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली, इन मॉडल में क्या फर्क है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है। तो आपको मालूम है कि भारतीय संसद में या भारतीय संसद में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की या 272 सदस्यों की जरूरत होती है 545 में से। और 272 किसी भी पार्टी को अगर मिल जाते हैं तो वो सरकार बन जाती है, तो उनकी वो सिंगल पार्टी सरकार बन जाती है। लेकिन अभी भारत में क्या हो गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल होने के कारण उनको गठबंधन बनाना पड़ता है। जैसे मतलब बीजेपी, शिवसेना, समता दल, ये कुछ ऐसे दल होते हैं, जेडीयू, ये दल एक साथ आकर, क्योंकि ये समान विचारधारा वाले दल होते हैं, एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव में जब इनको ये सभी को मिलाकर बहुमत मिल जाता है तो वो सरकार बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे गठबंधन सरकार। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है, तो जब किसी को 200 ही सीट मिले हैं, किसी को 50 सीट मिली है, किसी को 12 सीट मिले हैं, किसी को 10 सीटें मिले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए ये सीटें प्राप्त करने वाले दल एक साथ आते हैं। एक खास बात यह है कि जो एक साथ आते हैं उनकी विचारधारा एक होती है जनरली, और इसीलिए वह एक समान विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं। और जब सरकार बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे गठबंधन सरकार। तो विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए जो सरकार होती है उसको क्या बोलेंगे हम, गठबंधन सरकार। तो किसी भी दल को किसी भी सिंगल पार्टी को जब बहुमत मिल नहीं पाता है और सरकार बनाने के लिए जरूरी है, और ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल क्या करते हैं, मिलकर एक सरकार बनाते हैं, गठबंधन सरकार मिलते हैं, और साझा मुद्दों पर जो कॉमन कुछ पॉइंट्स होते हैं उस पर काम करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम गठबंधन सरकार। दूसरी बात करते हैं हम राज्यसभा की हमने इसके पहले भी परिचय कर चुके हैं। उसमें मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं। उसमें से 38 जो लोग होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जो 12 लोग होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय कामगिरी करने वाले जो लोग होते हैं उनको नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो राज्यसभा जो है देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यसभा में कोई कानून बनाने के प्रस्ताव पेश कर सकती है, ठीक है। और किसी विधायक को कानून को रूप में लागू करने के लिए यह भी जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिलनी चाहिए। और संसद का यह सदन लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। यह राज्यसभा मतलब क्या है, संसद का वरिष्ठ सभागृह होता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें संशोधन भी करता है या उसमें कुछ बदलाव करने के लिए भी सुझाव देता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य करते हैं। ध्यान में रखें, जब जैसे हम बोले कि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम आमदार बोलते हैं या विधायक बोलते हैं, इनके द्वारा इनका चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो फिलहाल राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर मनोनीत किए जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। संसद का दूसरा जो कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो ये सरकार का दूसरा कार्य है। और इस कार्य के अनुसार जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है।
सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और इस प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण यह प्रश्नकाल मतलब एक महत्वपूर्ण व्यवस्था ही है और इसके माध्यम से सांसद जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, सरकार किस तरह से काम कर रही है और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति उनको सावधान किया जाता है और इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है और सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि यही प्रश्न पूछने वाले लोग होते हैं। वे सरकार की नीतियाँ जो होती है उनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उनकी कुछ नीतियाँ कार्यक्रम होते हैं, उनमें कुछ कमियाँ होती है वो सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन भी जुटाते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के दल के बाद यही है जो भविष्य में सरकार बना सकते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को फीडबैक मिलता है और इससे सरकार क्या होती है, चुस्त रहती है, मतलब क्या अलर्ट रहती है और इसीलिए सांसद सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन भी देती है और जानकारी भी देती है। ये हो गया संसद का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है संसद का कानून बनाना और कानून बनाने के लिए संसदीय शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे मतलब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बहस चलती है किसी भी मुद्दे पर और यहाँ विपक्ष या सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्षी भी दोनों सदस्य बैठे रहते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद ही जो फलस्वरूप निर्णय निकलता है या परिणाम निकलता है वही वो लोगों के लिए लागू किया जाता है। फिर हम देखते हैं संसद में लोग कौन होते हैं। तो संसद में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखे हैं कि भारतीय आज़ादी के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया था उसमें विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग होते थे और इसीलिए आज भी भारत में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ सदस्य पाए जाते हैं और दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, इन लोगों की हिस्सेदारी राजनीति में बढ़ रही है। जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं और इसीलिए उन समूहों का आवाज़ उठाने के लिए उन्हीं समूहों में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और इसीलिए संसद में कुछ सीटें आरक्षित की गई है। जैसे मतलब एससी निर्वाचन क्षेत्र होता है, एससी के लिए आरक्षित होता है, एसटी है, एसटी के लिए होता है। तो इस तरह से कुछ सीटें होती है जो आरक्षित की जाती है और महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होती है। तो इस तरह से संसद में इतने सारे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी हम अगला मुद्दा देखते हैं कि भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या भेद है। तो ये सिंपल बात है कि ब्रिटिश में राजशाही है आज भी, लेकिन भारत में हमने गणतंत्र पद्धति को अपनाया है क्योंकि उनके पास राजा होता है जो परंपरागत रूप से राजा बनता है और भारत में राष्ट्रपति होते हैं जो लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है क्योंकि भारत में जनता सर्वोच्च है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद के किसी भी दो सदनों में से एक सदन का सदस्य हो सकता है। तीसरी है ब्रिटेन में संसद सदस्य को मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन भारत में जो संसद सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन उनको जैसे ही मंत्री पद दिया जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्यत्व प्राप्त करना जरूरी होता है, नहीं है तो उसको अपने पद का इस्तीफा देना पड़ता है। ब्रिटेन के जो मंत्री होते हैं उनके पास कानून की जिम्मेदारी होती है, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश में कैबिनेट व्यवस्था में एक छाया कैबिनेट जिसको शैडो कैबिनेट कहते हैं एक अनोखी संस्था है, लेकिन भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। छाया कैबिनेट का मतलब होता है कि अगर सत्तारूढ़ पक्ष सत्ता चलाने में कुछ अगर असमर्थ है तो उसी प्रकार की व्यवस्था या उसी प्रकार की एक प्रतिमात्मक
शैडो कैबिनेट बनाई जाती है जो विरोधी दल द्वारा बनाई जाती है, और इन्हीं को बाद में जैसे मतलब वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और यही प्रचार अगर ये विरोधी पक्ष के लोग जनता में करते हैं तो आगे जाकर यही कैबिनेट, यही छाया कैबिनेट को एक मतलब प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से डिपार्टमेंट या विभाग को संभालना है। और इस तरह से ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में एक छाया कैबिनेट की व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हम इस अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।